पधारे सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस संवाद में युवा भारत संस्था के तत्वावधान में मुंबई शहर के औद्योगिक घरानों से जुड़े हुए जो युवा लोग हैं वे आज पधारे हैं। वो प्रदेश की एक यात्रा पर निकले हैं जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कुंभ आयोजित हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उसकी भव्यता और प्रदेश में हुए अन्य जगहों पर विकास से परिचित होने के लिए इस पूरी जो यह टूर निकला है सर, इसका उद्देश्य क्या है उस पर मैं अभिनंदन जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। माननीय परम पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हम सब की तरफ से सादर प्रणाम। आपके इतने व्यस्त समय में से आपने हमको समय निकाल के दिया, इसके लिए हम मन से आपका धन्यवाद करते हैं। युवा भारत एक छोटी सी कल्पना है कि जो औद्योगिक परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से तो समाज में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन शायद भारतीय संस्कृति के इतना जुड़ नहीं पाए हैं। उस वर्ग के युवाओं को साथ में जोड़ के भारतीय संस्कृति के बारे में समझाना और भारतीय संस्कृति वापस घरों में लेके जाना, इस सोच से युवा भारत का जन्म हुआ है। और उत्तर प्रदेश की पावन भूमि और आपके आशीर्वाद से आज युवा भारत का ये पहला कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ हम यहाँ से अयोध्या जी जाएंगे, वहाँ से महाकुंभ में जाकर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर फिर वापस बम्बई की ओर प्रस्थान करेंगे। आपका समय मिला है तो अनुरोध करूँगा कि आप हम सबको ज्ञात करें कि हमें हिंदू संस्कृति के बारे में किस तरह सोचना चाहिए। और 2 मिनट और सिर्फ लूँगा व्यावसायिक रूप से बताने के लिए कि जो मैं सब जगह हमेशा बोलता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में मेरा अनुभव रहा है, 7 स्टेट में काम करने के बाद में वैसा अच्छा, साफ सुथरा और बिजनेस फ्रेंडली माहौल एंड ज़ीरो रेड टेप कल्चर पूरे भारत में और कहीं भी नहीं है। और हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यदि उत्तर प्रदेश में आकर औद्योगिक काम करने का मौका मिलता है तो हम सबको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अंत में छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन 2 पंक्तियाँ जो साहब का मैंने आचरण पिछले 4-5 सालों में देखा है और साहब के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, तो कुछ 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा आपकी आज्ञा से सर। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पे जितनी आग लगे वो उतना प्रखर उभरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना और चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम सब श्री राम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो सनातन धर्म में आज कुछ विपदाएं बाधाएं अभी भी बाकी हैं, वो आपके नेतृत्व में सब इस देश से निकल जाएं और हम सब गर्व से श्री राम के बच्चे बनकर जी सकें, ऐसा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके समय के लिए। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री से सादर अनुरोध है कि जिस क्षण का सब इंतजार कर रहे हैं, आप इन सबको संबोधित करने की कृपा करें।
देश के युवा उद्यमी मित्रों के साथ आज के इस संवाद कार्यक्रम में जिनके नेतृत्व में आप सब यहाँ पर आए हैं, ऐसे युवा उद्यमी से अभिनंदन लोढ़ा जी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं। यह क्षण हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है जब महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं और अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस महाआयोजन के अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां से आपको कुछ स्थलों को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, जिसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, वहां पर भी काफी इस समय प्रेशर है। वहां से प्रयागराज और उसके बाद काशी, तीनों ऐसे स्थल हैं जहां पर वर्तमान में बहुत देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आकर के आस्था को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। यह एक अवसर है हम सबके सामने, जब हम लोग इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश आप जैसा कि जानते हैं कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल खड़ा हुआ, पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत के इस पोटेंशियल को पहचाना और आज भारत के अंदर उन सभी स्थलों को फिर से मान्यता प्राप्त हुई जिनके लिए भारत के रूप में जाना जाता था। आपको अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त होगा। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। अयोध्या में पिछले 1 वर्ष के अंदर जो टोटल श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या में आए, उसकी गिनती कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-17 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी,
तब ये संख्या हुआ करती थी वहां पर मात्र 2,35,000, और 2024 में अगर श्रद्धालुओं की संख्या को हम वहां की दृष्टि से देखेंगे तो ये संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आए। अयोध्या के लिए इस दौरान जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ उसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए, जैसे राम जन्मभूमि न्यास के लिए पब्लिक ने जो कंट्रीब्यूशन किया, श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए जो कुछ भी वहां पर वर्तमान में हो रहा है, सभी श्रद्धालु जनों के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का ही परिणाम है। ऐसे ही काशी में, काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी और आज उनकी संख्या बढ़ करके काफी ज्यादा हो चुकी है। मैं परसों काशी में था और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं, जब भी मैं काशी वासियों से वहां बात कर रहा था, उन सब ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा, साहब हमने अपने जीवन में कभी भी इतनी भीड़ काशी में कभी नहीं देखी जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। और पूरा देश आ रहा है। प्रयागराज में 2013 में भी कुंभ था। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आयोजन 55 दिन का था। 2019 को अर्ध कुंभ था, उसे हमने कुंभ के रूप में, प्रयागराज कुंभ के रूप में आयोजित किया था। उस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालु जन और पर्यटक आए थे लगभग 24 करोड़। और इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। और कितने बड़े स्केल में, यानी इन 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहां 40 हैं प्रयागराज के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर्ड उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को ट्रेन चलानी पड़ रही है। 14,000 परिवहन निगम की बसेज का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये भी चल रही है। 28, 29 और 30 में मात्र इन 3 दिनों में प्रयागराज में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी वहां लगाई। 5 करोड़ से अधिक, लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 28 जनवरी को। 8 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे 29 जनवरी को और 2.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 30 जनवरी को। सरकार ने अपने स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम भी किए थे। बुनियादी सुविधाएं उनको अच्छी मिले,
प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मेले का विस्तार हो, संगम में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, इन सब पर पहले से एक्सरसाइज चल रही थी, लगातार एक्सरसाइज चल रही थी और अंततः वहां पर हम लोगों को ये सफलता प्राप्त हुई कि सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और आज वहां पर आज भी प्रातःकाल में जब 8 बजे रिपोर्ट ले रहा था तो तब तक 40 लाख श्रद्धालु केवल आज स्नान कर चुके थे और ये दिन भर एक क्रम चलता रहेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पार्किंग प्लेस सब भरे हुए हैं, मेला क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, स्नान चल रहा है। ये क्रम ये केवल एक आस्था को सम्मान देने का ही अभियान नहीं है। आस्था को सम्मान मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आस्था का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, एक सज्जन ने दिया कि हम लोग प्रयागराज में कुछ निवेश करना चाहते हैं। पूछा गया कैसा निवेश चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आस्था के अनुरूप होगा। आस्था के अनुरूप कौन सा निवेश हो सकता है? उन्होंने कहा मैं 12 ज्योतिर्लिंग का रेप्लिका बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिखाया कि हम इस रूप में करना चाहेंगे। तो उनसे कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक काम करिए कि जितना भी रॉ मटेरियल है, पुराना लोहा होगा, पुराना स्टील होगा, पुराना फाइबर होगा, पुराने टायर होंगे, इनका इस्तेमाल करते हुए रेप्लिका तैयार कराओ। उन्होंने लैंड की मांग की। उन्होंने कहा आप हमें लैंड दे दीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा और प्रॉफिट 50-50% हो जाएगा। तो नगर निगम को आदेश हुआ, नगर निगम ने उनको लैंड 11 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई। पार्टी ने पैसा लगाया। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसका उद्घाटन भी किया। 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में वह संस्था 14 करोड़ लगाई थी। 14 करोड़ तो अपना कमा चुकी है, 14 करोड़ की प्रॉफिट कमा करके उसने नगर निगम को भी दिया है। आप तो सभी उद्यमी हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। हमने आस्था को केवल ये मान लिया कि इस पे कोई ताकत नहीं है, उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। हम भारतीयों के मन में गुलामी के कालखंड में जो ये बात डाल दी गई कि जो भारतीय है वह
कमतर करके उसको आंको, उसको महत्वहीन कर दो, उसकी कोई महत्व नहीं है, ये जो बात समझाई गई उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमें बताया गया कि जो भारत का है इसका महत्व नहीं है, और जो भारत के बाहर का है उसका महत्व है, तो दुष्परिणाम भी हमारे सामने थे। मोदी जी ने पहली बार इस बात का एहसास कराया भारतवासियों को, नहीं, हमें एक भारतीय के रूप में भारत से जुड़े हुए जीवन मूल्यों को, भारत की आस्था को, भारत के प्रोडक्ट को हम महत्व देकर के स्वयं की महत्ता को बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये जो एक पक्ष है इसका, इस पक्ष को हमने माना होता तो विदेशी सामानों से जो कभी भारत की मार्केट और बाजार भरे पड़े होते थे, ये नहीं होते। याद करना, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना लागू की, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। ये उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत एमएसएमई सेक्टर के प्रोडक्ट को हम लोगों ने मैपिंग की थी और फिर हर जिले के लिए एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया। उसका नाम हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रखा। हमने उसमें डिजाइनिंग में, हमने उसे पैकेजिंग में, हमने उसे टेक्नोलॉजी में, हमने उसको मार्केटिंग में मदद की। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। यूपी ने देश को एक नया ब्रांड दे दिया। परिणाम क्या है? लाखों लोगों को हमने रोजगार देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। दीपावली, होली, विजयादशमी और अन्य पर्वों और त्योहारों में जो पहले गिफ्ट चीन से आए हुए प्रोडक्ट से यहां की मार्केट भरी होती थी, आज वो सब समाप्त। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही जो हमारा प्रोडक्ट है वही लोग गिफ्ट में देते हैं और हर व्यक्ति अपने घर में उसको रखने पे गौरव की अनुभूति भी करता है। कितने बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर, लोगों को रोजगार मिला, लोगों की आमदनी बढ़ी। मुझे याद है मुरादाबाद, ये ब्रॉस का आइटम बनती है वहां पे। 17-18 में, जो 17 में हम लोग आए, यहां पे सरकार आई, मैं गया था, बड़ी निराशा थी लोगों में, हताशा थी। लगभग वहां पर ब्रॉस से जुड़े हुए कार्यक्रम लगभग बंदी की ओर थे। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मार पड़ती थी, कहीं पे मार्केट नहीं था, उनके पास डिजाइन भी नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उनके पास मार्केट की भी अभाव होता जा रहा था। हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया। इंस्पेक्टर राज से और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मनमानेपन को कंट्रोल किया।
परिणाम क्या था? आज वहां पे 16 से 17 हजार करोड़ रुपए के प्रोडक्ट वहां से केवल एक्सपोर्ट होते हैं, अकेले मुरादाबाद से। हमारा कारपेट सेक्टर का जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी, कारपेट, ये लगभग बंदी के कगार पर था। उसको हमने डिजाइन के साथ जोड़ा, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, मार्केट के साथ जोड़ा, एक्सपो मार्ट बनाया गया। आज परिणाम क्या है? जो आज से लगभग 8 वर्ष पहले बंदी की कगार पर था, आज वहां से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं। यानी डोमेस्टिक मार्केट की अलग वो है, लेकिन एक्सपोर्ट होते हैं। फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया है। ऐसे ही जिस भी जनपद में जाएंगे वहां का प्रोडक्ट अपना एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये था पहले भी, लेकिन पहले ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लोगों को लगता था अरे इसका क्या महत्व होगा। आज वही प्रोडक्ट हर व्यक्ति के घर में जा रहा है, लोग सम्मान के साथ उसको लेते हैं। हमने नकल तो की, लेकिन अकल नहीं लगाई। परिणाम हमें भुगतना पड़ा, प्रदेश को, देश को भुगतना पड़ा। आज भारत जब स्वयं के प्रोडक्ट पर, स्वयं की तकनीक पर विश्वास कर रहा है, तो हर भारतीय उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है, और उस जुड़ाव का लाभ भी भारत को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर काफी प्रगति भी की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को, उत्तर प्रदेश में आ रहे निवेश के प्रस्तावों को, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति को इसके साथ जोड़ के आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक रिफॉर्म भी किए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपेक्षाएं थी, उस पर खरा उतरने के लिए हर वह कदम उत्तर प्रदेश ने उठाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया। प्रदेश इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरे, इसके लिए हम लोगों ने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तो दिया ही, लैंड बैंक भी दिया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल भी दिया, और एक एक स्तर पर मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म को इतना मजबूत किया कि आज जब कोई एक बार आता है तो उसको लगता है कि हां, मुझे अपना निवेश यूपी में करना चाहिए। बदले में उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी भी मिली, रोजगार भी मिला, बड़े पैमाने पे लोग उससे जुड़ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में कार्य हुए, निवेश के सेक्टर में कार्य हुए, पुलिस के आधुनिकीकरण पर कार्य हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य हुआ। हमारे पास 57,000 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने 5 से 6 नए रोजगार का सृजन किया है, और गांव के ही व्यक्ति को वहां नौकरी दी, कहीं बाहर के व्यक्ति को नहीं। गांव का जो योग्यतम व्यक्ति होगा उसको हमने कहा वह गांव में काम करेगा। और हर प्रकार का कार्य, साफ सफाई के कार्य से लेकर के बैंकिंग तक के कार्य को, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटर तक, ये सारा कार्य गांव का ही व्यक्ति गांव के अंदर कर रहा है। तो लगभग 6 से 7 रोजगार का सृजन अकेले हर ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर हो रहा है। गांव आज आत्मनिर्भर हो रही है।
उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदे राज्यों में है जिनके गांवों में आबादी अभी भी काफी बड़ी आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में 65 से 70% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अर्बनाइजेशन हमारे यहां काफी देर से प्रारंभ हुआ। यद्यपि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले देश के बड़े महानगर हुआ करते थे। कानपुर देश के 4 महानगरों में गिना जाता था। लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार का माहौल न होने के नाते लगातार डिटोरेशन होता गया और एक समय ऐसा भी आया कि जब एक प्रकार की व्यवस्थाएं ठप सी हो गई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के महानगर एक नई दूरी तय करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। अर्बनाइजेशन तेजी के साथ बढ़ा है तो स्वाभाविक रूप से वहां सुविधाएं भी उसी तेजी के साथ बढ़ानी पड़ेंगी, उससे दुगनी स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और उस कदम का परिणाम ही है। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्र था वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था। 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। तो लोग कहते थे, उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों किया? ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है? ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? हमने कुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन ये 7,500 करोड़ वह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। खासतौर पर प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर बने, 6 अंडरपास बने, 200 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, नए कॉरिडोर बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण वहां पे किया गया और भी अन्य नए घाट का निर्माण हुआ। इन सब पे ज्यादा खर्च हुआ। कुंभ मेले की व्यवस्था की दृष्टि से कुल 1500 करोड़ रुपए हमने रखे थे और वह कार्यक्रम हमारा उस रूप में आगे बढ़ा। आज वही लोग कहते हैं साहब आपने इतने कम जगह, जब भीड़ इतनी ज्यादा आ रही थी तो इतने कम जगह पे क्यों ये आयोजन किया है? हमने कहा पहले तुम लोग तो 1000 करोड़ में ही संतुष्ट थे, हमने तो तुम्हारे सोच से भी 10 गुना आगे बढ़ा के 10,000 एकड़ में किया है। और उस समय इनके पुराने बयान को और नए बयान को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को स्वयं हंसी आएगी कि ये लोग, इनका कौन सा बयान सच है यही पता नहीं लग सकता। आप मुझे बताइए, आप तो सभी उद्यमी हैं, अगर राज्य की तरफ से या केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के 7,500 करोड़ रुपए हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ लें, खर्च करके अगर इकोनॉमी में 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती हो तो कौन सा सौदा सही है? आप मुझे बताइए ना। आप तो उद्यमी, आप तो निवेश के अच्छे जानकार हैं, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स हमारी ज्यादा बेहतर होगी इन लोगों की तुलना में जो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। और ये सभी कार्यक्रम इसी गति से आगे बढ़ेंगे। आप मानकर के चलिए कि जो एहसास आपको अयोध्या में होगा, अयोध्या में भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी रूप में हमने किया। आज के दिन पे आप जाएंगे, प्रयागराज हो, काशी हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, चित्रकूट हो, नेमिस हो, इस सभी
जगह हम लोगों ने इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हम लोग अयोध्या की सड़कों को जब चौड़ीकरण कर रहे थे, विरोध करने वाले तब भी विरोध करते थे। अरे साहब, ये विरोधी सड़क चौड़ीकरण करने की आवश्यकता क्या है? सिंगल लेन ही रहने दो, ये डबल लेन 4 लेन बनाने की आवश्यकता क्या है? जब वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था अयोध्या में, तब भी उसका भी विरोध कर रहे थे। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था प्रयाग काशी में, तो उसका भी विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों का काम विरोध करना है, लेकिन उस विरोध के बीच से रास्ता निकाल करके पहले से ही एक दूरगामी सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तब परिणाम आता है। लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है, और निर्णय लिए, रिजल्ट आज सामने आ गए। अयोध्या में आप मुझे बताइए, 1 वर्ष में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा अकेले मंदिर में आया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। अब इन लोगों को यह भी बुरा लगेगा। आप अनुमान करिए, जो लोग उस समय विरोध करते थे कि साहब इस सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता क्या है, अब मैं जब अयोध्या जाता हूं पूछता हूं कि आवश्यकता थी कि नहीं थी, और कहते साहब अगर नहीं होता तो कहां इतनी भीड़ जाती। हमने कहा देखो यही होता है, हम लोग शुद्ध अंतःकरण से कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी शुद्ध अंतःकरण से सामने आता है। रेलवे स्टेशन प्रयागराज में भारतीय रेल ने 9 रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया। अगर ये नहीं होता तो जो प्रतिदिन 5 से 7 लाख पैसेंजर भारतीय रेल से आ रहे हैं, क्या ये आ पाते, एक सुरक्षित जा पाते? पहले से ही उस प्रकार की योजना बना करके आगे बढ़ना होता है, और उसके अनुरूप जब हम कार्यक्रम कोई कदम उठाते हैं और ईमानदारी से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो रिजल्ट उसी प्रकार से आते हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन 3-4 महानगरों के अंदर देश और विदेश से आए हुए टूरिस्ट को, श्रद्धालु जनों को मिल रहा सम्मान है, और उनकी आस्था को जो सम्मान मिल रहा है ये वास्तव में भारत और भारतीयता को सम्मान है। खुश है इसी बात से, और मुझे लगता है कि आप लोग आए हैं मुंबई से, एक बार आप लोग भी अयोध्या के साथ साथ, भीड़ है लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है लेकिन चलना चाहिए, यही जीवन है, और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। अयोध्या में सरयू जी में जो एक बार डुबकी लगाया और रामलला का दर्शन किया, ये मान करके चलिए कि वो फिर कभी भूलेगा नहीं उसके लिए पूरा जीवन, और यानी यह अविस्मरणीय होगा। और ऐसे ही प्रयागराज में, ऐसे ही प्रयागराज में श्रद्धालु कहीं से भी आ रहा है, एक बार उसने संगम में डुबकी क्या लगाई, जन्म और जीवन दोनों को लेकर के वह धन्य हो जा रहा है। उसके मुंह से बरबस हर हर गंगे का निकल करके वह अपने आप को धन्य धन्य समझ रहा है। वहां पे अक्षय वट के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त होंगे। अब एक कॉरिडोर के साथ जोड़ा जा चुका है। लेटे हुए हनुमान जी भी हैं, बड़े हनुमान जी के रूप में विख्यात हैं। मान्यता है कि वर्ष में एक बार मां गंगा हनुमान जी का अभिषेक करने के लिए आती है, और जब भी मां गंगा हनुमान जी का अभिषेक करेगी तो मान के चलिए प्रसाद समाप्त। उसके बाद जल कम होने लगता है पूरा प्रयागराज में, और हर वर्ष होता है। तो बड़ी मान्यता है प्रयागराज के अंदर। सरस्वती कूप भी है। आपको मां गंगा यमुना के तो प्रत्यक्ष दर्शन संगम में मिलेंगे, लेकिन अगर मां सरस्वती के दर्शन करने हैं
तो संगम में आप अनुभूति करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष इन चक्षुओं से दर्शन करने तो सरस्वती कूप में जाना पड़ेगा, वह भी प्रयागराज में है। बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप लोगों का सब जगह जा पाना कठिन होगा। हमने लगभग 12 से 14 नए कॉरिडोर वहां बनाए हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए कभी आपके पास फुर्सत हो तो महाकुंभ के बाद आप बनाएंगे तो इस सब को देखने का, और शिवालिक पार्क भी जरूर देखिएगा, क्योंकि एक पूंजी कैसे 21 दिन के अंदर अपनी मूल पूंजी को वापस करने के साथ साथ उतना प्रॉफिट कमा करके दे सकती है, यह भी आपको शिवालिक पार्क के रूप में प्रयागराज में देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग यहां पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभिनंदन जी का और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपकी यात्रा आपके लिए स्मरणीय बनेगी, और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर आप 2 मिनट दे दो, एक ये लोग आपसे कुछ। एक नम्र निवेदन है, आप मैं प्रशांत दानी मुंबई से हूँ, वहाँ पे व्यवसाय कर रहा हूँ और साथ में स्नान करने और अयोध्या जी के दर्शन करने आए हैं। आप मुख्यमंत्री के अलावा गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और हम सबको महाकुंभ में स्नान का और अयोध्या जी का और काशी जी का अगर महात्म्य आप धार्मिक और आध्यात्मिक समझाएं तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। देखिए, प्रयाग की अपनी महत्ता है। प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक भूमि के रूप में प्रयागराज की महत्ता रही है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी प्राचीन काल से वहां पर है, और भगवान राम जब वनवास काल खंड में जाते हैं तो पहला दर्शन उनको वहां पे महर्षि भारद्वाज का होता है। महर्षि भारद्वाज की ही आज्ञा से वे महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं, और महर्षि वाल्मीकि उनको चित्रकूट में रहने की सलाह देते हैं जब वनवास में भगवान राम जा रहे होते हैं। और इसलिए 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम वापस आते हैं तो सबसे पहले महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए इसी प्रयागराज में उतरते हैं। प्रयागराज के जो इष्ट देव हैं वो भगवान बेनी माधव हैं, भगवान का बाल रूप है, भगवान विष्णु का, और उन्हीं का स्वरूप है अक्षय वट, जो प्रत्यक्ष दर्शन हमें देते हैं। अक्षय वट के बारे में ये मान्यता है कि ये प्रलय काल में भी रहता है। मुगल शासकों ने अक्षय वट को नष्ट करने के लिए एक प्रयास किए, लेकिन वो नहीं नष्ट हो पाया। आज भी अभी अक्षय रूप में आज भी खड़ा है, यानी जो कभी क्षय नहीं हो सकता वही अक्षय है, तो उस रूप में खड़ा है। मां सरस्वती प्रत्यक्ष रूप से संगम में नहीं दिखाई देगी, उसकी अनुभूति होती है, लेकिन आपको दर्शन करना हो तो कूप भी उसी किले के अंदर मौजूद है। तो ये प्रयागराज का है, और मुख्य रूप से महाकुंभ की अपनी परंपरा है। देवासुर संग्राम में जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद की अन्य कहानी चलती है। बाद में उनमें समुद्र मंथन की प्रक्रिया से जुड़ती है, उसमें अनेक प्रकार के वो निकलते हैं, रत्न निकलते हैं, उन्हीं में विष भी है, अमृत भी है। अमृत की 4 बूंदें जिन 4 क्षेत्रों में गिरी थी उसमें से प्रयागराज एक है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा नासिक है, चौथा उज्जैन है। इन 4 स्थलों पर कुंभ के आयोजन होते हैं, और यह महाकुंभ की भूमि प्रयागराज है, वह आयोजन वर्तमान में चल रहा है। काशी भगवान विश्वनाथ की पावन धरा है। बाबा विश्वनाथ ने एक लंबे समय तक वहां पर अपनी तपस्या के माध्यम से उस धरती को पवित्र किया है। यह भी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है, ज्ञान की नगरी के रूप में जानी जाती थी, आध्यात्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है।
और भारत की आध्यात्मिक परंपरा की राजधानी के रूप में भी विख्यात रही है काशी। आज भी उसके अंदर वो प्राचीनता मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी जी आज काशी से ही देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने काशी को उसकी प्राचीन धरोहर को संरक्षित करते हुए नए कलेवर के रूप में डेवलप किया है। अयोध्या ये मानवता की पहली भूमि है। भगवान मनु से लेकर के भगवान ऋषभ देव से लेकर के परंपरा आगे बढ़ती है। जैनी परंपरा के 4 महत्वपूर्ण तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव उसी अयोध्या में पैदा हुए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पहले राजा हैं, लेकिन ऋषि होने के नाते उन्होंने उसको नहीं मान्यता दी। तो पहले राजा के रूप में मनु को आगे मान्यता मिली। प्रलय के बाद जिन्होंने सृष्टि की रचना करने और शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम बनाए, उनको उस रूप में मान्यता मिली और उसी परंपरा में बाद में भगवान राम का जन्म होता है। बाद में राम जन्मभूमि के नाते अयोध्या देश और दुनिया के अंदर जानी गई। तो अयोध्या इस रूप में, अयोध्या धाम पड़ता है मां सरयू के तट पे। प्रयागराज मां गंगा और यमुना की संगम में प्रयागराज स्थित है। वहां से गंगा बनकर के फिर नदी आगे बढ़ती है और फिर काशी आता है। काशी में मां गंगा के तट पे वाराणसी स्थित है। 3 महत्वपूर्ण नगर ये यूपी के अंदर हैं जो आध्यात्मिक रूप से हैं। ये तीनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो मथुरा वृंदावन हमारा पश्चिम में पड़ता है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई परंपरा है और उनकी जन्मभूमि और लीला भूमि, जन्म उनका मथुरा में हुआ था, लीला भूमि जितनी भी लीला उन्होंने रची थी वह वृंदावन में रची थी। तो दोनों का अपना वहां पे महत्व है और भी अनेक स्थल वहां पर हैं जिनको तीर्थ के रूप में हमारी सरकार विकसित कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अभिनंदन आप लोगों का। और अभिनंदन जी के साथ आप लोग हैं ही, तो स्वाभाविक रूप से और भी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबकी यात्रा के लिए।